गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन और यूपी टेट या फिर कोई भी अदर टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार टेट हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए पर्यावरण अध्ययन आपका सभी कॉमन सब्जेक्ट है और इसमें आपके जो टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें पर्यावरण अध्ययन में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ओजोन, परिवार एवं मित्र, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आश्रय, वनस्पति व जीव, पारिस्थितिकी, हमारा पर्यावरण, स्थानिक व्यवसाय एवं व्यवसाय। आगे है परिवहन एवं संचार, महासागर, नदी, वन, पहाड़, पठार इत्यादि हमें पढ़ना है। आगे देखेंगे तो संविधान भी इसी पर्यावरण में ही आपके जो यूपी टेट का सिलेबस है उसमें संविधान से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसी पर्यावरण में ही वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रशासन, पंचायत, राज्य की कुछ प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, प्रणालियाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रबंधकीय, न्यायिक, कार्यकारी एवं कुछ राष्ट्रीय त्यौहार, जैसे भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं। 26 जनवरी के बारे में पढ़ेंगे, 15 अगस्त तथा 2 अक्टूबर के भी बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ राजकीय त्यौहार हैं, जैसे कि बिहू कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है, राजकीय त्यौहार। उसी तरीके से हरेला कहाँ का है, हरेली कहाँ की है। तो ये सारे कुछ महोत्सव हैं जो कि राजकीय महोत्सव हैं और कुछ राष्ट्रीय त्यौहार जो कि 3 ही है राष्ट्रीय त्यौहार, तो वो भी आप कंप्लीट करेंगे। आगे चलेंगे तो प्रतीक के बारे में पढ़ना है, मतदान प्रणाली के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय एकता व महत्व एवं इसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में, पर्यावरण संरक्षण और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रदूषण वाला चैप्टर। पर्यावरण के प्रति समाज का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है और हमें अपने पर्यावरण की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, उनसे रिलेटेड भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आगे है पर्यावरण संरक्षण के लिए नियोजित कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि गंगा योजना चलाई गई है, गंगा नदी को साफ सुथरा करने के लिए नमामि गंगे योजना। इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं वो महत्वपूर्ण होंगी, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई हैं उसको भी हम कवर करेंगे। आगे चलेंगे तो कुछ हैं पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से संबंधित चैप्टर्स, तो ये आपको सी टेट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यूपी टेट की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी। तो एक एक करके एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा शॉर्ट में ही इसको कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर आप बुक में भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम मैटर कंटेंट आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ों का कंक्लूज़न निकाल के 1 या 1.5 पेज में और जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम बस देखेंगे। तो पहला चैप्टर है जैव विविधता, जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या है ये जैव विविधता, इसके बारे में आखिर कहते किसे हैं, कोई आपसे पूछे तो किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे वो चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, तो किसी भी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की, कैसे प्राणियों की, ये पॉइंट देखते रहना है, सजीव प्राणियों की, क्योंकि हम जानते हैं कि जैव का मतलब ही हो गया सजीवों से, तो सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों की अलग अलग ढेर सारी वैरायटी होती है, एक ही स्थान पर जब पेड़ों की, पौधों की ढेर सारी वैरायटी देखने को मिलती है तो उसी को जैव विविधता कहते हैं। जीव जंतुओं की जब ढेर सारी वैरायटी देखने को मिलेगी तो जीव वो भी जैव विविधता होगा। इसी तरीके से कवक में, दैट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि जितने भी सजीव हैं पृथ्वी पर, किसी भी इकोसिस्टम के, वो किसी भी इकोसिस्टम के जितने भी सजीव हैं उन्हीं का अध्ययन करना ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता के कुछ महत्वपूर्ण शर्त हैं। आप ऐसे ही नहीं कहेंगे कि ये एरिया बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, तो इसके कुछ शर्त हैं, जैसे जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए और वहाँ पर उच्च तापमान होना चाहिए। प्रश्न दे सकता है कि निम्न में से जैव विविधता के लिए कौन से तत्व नहीं हैं या फिर कौन सा इनमें जैव विविधता के कारण नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी, जहाँ पर उच्च तापमान होगा, वो जैव विविधता के लिए घोषित करने का शर्त है कि इतनी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिएगा ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा और कर्क रेखा तथा मकर रेखा,
कर्क रेखा और मकर रेखा के ये बीच का जो भी क्षेत्र है, ये सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी यहीं पे पाई जाती है। आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। ऑप्शन में आपके किस प्रकार से पूछेगा, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। तो मैक्सिमम जो है वो विषुवत रेखा पे पाई जाती है। लेकिन जब अगर हम दोनों के बीच में देखेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहीं पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है मकर रेखा। 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ इधर जब हम जाएंगे, विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी का जो क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। तो हम विषुवत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी तथा ध्रुवों पर सबसे कम पाई जाएंगी। इवन कह सकते हैं कि ना के बराबर, क्योंकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे उसका जो एरिया है, कट एरिया है, वो कम होता जाएगा, तो नहीं पाया जाएगा। तो मैक्सिमम आपसे पूछे तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में सबसे अधिक पाया जाता है। अब एक टॉपिक है कि जैव विविधता केंद्र को ही हॉट स्पॉट कहते हैं। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो जैव विविधता वाले क्षेत्र पूछे या फिर हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र पूछे, दोनों का जवाब होगा कि 4 है। भारत में अपने टोटल 4 हैं। आगे देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अब देखते हैं हॉट स्पॉट कहते किसे हैं। उष्ण स्थल, या हॉट स्पॉट दे, जैव विविधता दे, बायोडाइवर्सिटी पूछे या फिर उष्ण स्थल पूछे, बात सभी की सेम है, एक ही क्वेश्चन रहेंगे। तो जैव विविधता वाला वह केंद्र, वह विशेष केंद्र जहाँ पर ज़्यादा विविधता पाई जाती है। विविधता तो मैक्सिमम सभी जगह पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा विविधता पाई जाती है उसे हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। चाहे वो प्राणियों की विभिन्नता पाई जाए, चाहे वो पेड़ पौधों की विविधता पाई जाए, चाहे फंजाई की पाया जाए, तो कह सकते हैं कि जीवों की जहाँ पर मैक्सिमम विविधता पाई जाएगी उसी को हम हॉट स्पॉट कहेंगे। आगे चलेंगे। भारत में जैव विविधता वाले केंद्र या फिर हॉट स्पॉट केंद्र या फिर उष्ण स्थलीय क्षेत्र। भारत में टोटल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो केवल 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। एक है हमारा पश्चिमी घाट, जो कि गुजरात से लेकर के केरला तक फैला हुआ है। दूसरा है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। ये जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है तो ये दोनों ही जो हैं भारत में मुख्य रूप से 2 हैं। अगर पूछे कि भारत में सामान्यतः कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो टोटल 4 हैं। 2 मुख्य रूप से हैं और वैसे सामान्यतः देखा जाए तो 4 हैं, जिनका विस्तार थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी है। तो वैसे देखा जाए तो 4 हैं, मुख्य रूप से 2 है। तो 2 मुख्य आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। बाकी 2 और है जिसका नाम है, एक का है सुंडा लैंड, एक है सुंडा लैंड, और एक है हमारा इंडो वर्मा। तो इस तरीके से भारत में कुल 4 हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडा लैंड तथा इंडो वर्मा। ये 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। देखिएगा आगे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। पहला है पश्चिमी, दूसरा है पूर्वी। अगर पूछे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो हम प्रायोरिटी देंगे पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली, जो कि केरल में अवस्थित है। सामान्यतः भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडा लैंड तथा इंडो वर्मा। आगे चलेंगे। पश्चिमी घाट में केरल में स्थित है। जो पश्चिमी घाट के केरल में स्थित है शांत घाटी, अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और ये शांत घाटी है कहाँ पे? केरल में है। कितने बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था W.C. रोजन। कहीं कहीं W.C. रोजन मिलेगा, कहीं कहीं आपको वाल्टर जी रोसेन मिलेगा। तो यही रोसेन, कहीं रोजन लिखता है, कहीं रोसेन लिखता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में हो आप इसी को टिक कीजिएगा।
कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू.सी. रोजन ने सबसे पहले किया था। ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में, जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आपके आया हुआ है। यूएनओ ने जैव विविधता दशक घोषित किया है। यूएनओ ने बोला कि बायोडाइवर्सिटी दशक घोषित किया है 2011 से लेकर के 2020 तक को। तो ऑप्शन में दे सकता है 1991 से सन 2001 तक। तो ऐसे रहेगा तो 2011 से लेकर के 2020 तक यूनेस्को ने जैव विविधता दशक को घोषित किया है। आगे चलेंगे जैव विविधता के लिए कुछ संकट, कि आखिर बायोडाइवर्सिटी के संकट क्यों आ रहे हैं, हम उसकी संरक्षण कैसे करें। तो जहाँ पर प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जैसे कुछ जीव हैं, जानवर हैं, उनका जो जंगल में प्राकृतिक आवास था उसको काट करके अभी वहाँ पे घर बन जा रहे हैं। कुछ नेशनल पार्क वगैरह हैं या फिर वैसे जंगल हैं, तो ये सारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, संकट पड़ती है, उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बहुत सारी प्रजातियां इस समय विलुप्त होती जा रही हैं, उनकी जो जीवन है संकटग्रस्त होती जा रही है। कुछ हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब हम समझेंगे कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण से क्या तात्पर्य है, कि मान लीजिए कि कहीं पर, जैसे अभी हमारे यहाँ थोड़े से एरिया में या फिर एक जगह पर्टिकुलर कोई बहुत ही चीज़ है, बहुत अच्छे से हो रही है, मान लीजिए कोई जानवर ही है, फिर वहाँ पर दूसरा कोई आ गया, दूसरा विदेशी आ गया, और वो धीरे धीरे वहाँ पर हावी होने लगता है। कोई भी पौधा भी आप लाइए कहीं दूसरे जगह से और अपने यहाँ लगाइए, तो हम कहते हैं कि हमारी मिट्टी में परिवर्तन हुआ, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो वो धीरे धीरे अपना ग्रोथ करने लगता है, और जो वहाँ की सामान्य प्रजातियाँ होती हैं उनको हार्म करता है, उनको डेवलप होने नहीं दे पाता है। तो इसलिए विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, और मेन तो यही होता है कि जो प्रजाति जहाँ की है अगर वहाँ पे रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से भी जैव विविधता के लिए संकट बना हुआ है। आगे है नगरीकरण और औद्योगिकरण। ये तो मेन कारण है, एक है आवास और एक नगरीकरण। जितनी तेज नगरीकरण हो रही है उतनी ही तेज जंतुओं के, जानवरों के प्राकृतिक आवास खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सभी है इनके संकट के कारण। शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं कहा गया है, बल्कि यह क्या है, समर्थन है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि शाकाहार जो है, शाकाहार को प्रोत्साहन बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा माना गया है या नहीं माना गया है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो कभी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा नहीं होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैंने इसको नोट पॉइंट में डाल दिया है। जैव विविधता संरक्षण, कैसे हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, तो इसके लिए दो पद्धति है। एक पद्धति को इन सीटू कहते हैं, दूसरी है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब स्वस्थान पद्धति, दैट्स मीन्स जो पौधा जिस स्थान पे है उसका हम उसी स्थान पे संरक्षण करें। जैसे आपके यहाँ कोई पौधा लगा हुआ है और वो ख़त्म होते जा रही है उसकी प्रजातियाँ, तो इन सीटू का मतलब है आप उसी एरिया में उसी जगह पर रहकर उसका संरक्षण करिए, तो ये इन सीटू होता है। और एक्स सीटू का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा संकट में चला गया है, तो आप उसको ले जा कर के लेबोरेटरी वगैरह में जो लोग रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, तो वो एक्स सीटू होता है, वहाँ पे रखते हैं, उसको वैसा इन्वायरमेंट देते हैं ताकि कि वो अपनी जो जीवन है या फिर उसकी जो संख्या है उसको बढ़ाई जा सके। तो इसको कहते हैं एक्स सीटू। दैट्स मीन्स वाह, यानी कि लेबोरेटरी में ले जा कर के उनकी हम संख्या को डेवलप करेंगे तो वो एक्स सीटू, और जिस जगह पर है वो पौधा, जिस जगह पे वो जानवर है, उसी जगह पर रहकर उनकी संख्या को बढ़ाई जाए, उनका संरक्षण किया जाए, तो उसको इन सीटू के नाम से जानते हैं। तो ये दो प्रकार की जैव विविधता से रिलेटेड संरक्षण आपको याद रखनी है। जलीय जैव विविधता, हमने अभी देखा ना कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसी भी इकोसिस्टम में हो सकती है। तो जो अभी तुमने स्थलीय का देखा, जैसे पश्चिमी घाट हुआ, इंडोवर्मा हुआ, सुंडालैंड हुआ इत्यादि। तो जलीय जैव विविधता भी भारत में पाई जाती है। प्रवाल द्वीप क्षेत्र प्रमुख जैव विविधता केंद्र होता है। जो प्रवाल द्वीप केंद्र होते हैं वो बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं जलीय जैव विविधता। ये कैसे हैं, जलीय बायोडाइवर्सिटी है। तो 4 हैं बायोडाइवर्सिटी जलीय अपने भारत में भी, 4 स्थलीय हैं, 4 जलीय हैं।
तो वैसे तो हम कहेंगे कि 4 ही हैं, लेकिन जलीय शब्द दे करके पूछेगा तो अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पर भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी। तो ये चारों जो हैं वो जलीय बायोडाइवर्सिटी की एग्जाम्पल्स हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, देखिएगा ये पेट के भी एग्जाम में पूछा है, रीट के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि IUCN क्या है। IUCN का फुल फॉर्म पूछा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ICUN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था जीव व पर्यावरण को बचाने का प्रयास करती है। ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है। जब हम संकटग्रस्त, इसके रेड डाटा बुक में जो भी जीव चला जाता है तो उस पे सभी विश्व के देशों की निगाह सभी की इसी पे रहती है। तो फिर वो उस प्रजाति के ऊपर, उस प्रजाति का संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है रेड डाटा बुक में उसको ले जा कर के लिख देता है कि ये वाला जो प्रजाति है ये अभी संकटग्रस्त हो गया है, विलुप्त होने के कगार पे हो चुका है। तो वहाँ से हम इनका जो है संरक्षण कर लेते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। IUCN जारी करता है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। इतने पॉइंट्स इससे आपको याद रखने हैं। वर्तमान में विश्व में कुल 36 बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं। कितने हैं? 36, जिसमें से हमारे भारत में 4 हैं। तो वैसे तो अगर पूरे इंडिया को छोड़ दिया जाए तो 32 हो जाएंगे। तो वर्तमान विश्व में पूछे तो 36, अपने इंडिया में पूछे तो 4। 36वां हॉट स्पॉट क्षेत्र बना है उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान। जो उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान है उसको 36वां हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। तो हो सकता है कि आपसे लास्ट वाला पूछ ले, तो याद रखिएगा यह जो है उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान वो उत्तर एवं मध्य अमेरिका के में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हमने बताया ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और यहीं पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है या फिर ऑप्शन में दे देगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच न लिख के आपसे सीधे कह देगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ बायोडाइवर्सिटी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओजोन वाला चैप्टर। ओजोन से भी बहुत प्रश्न बने हुए हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है, पहला छिद्र कहाँ पे देखा गया, किसने देखा, और ये मंडल किस मंडल में मौजूद है। तो ये सारे प्रश्न ओजोन से बनेंगे, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।